एक छोटे से बच्चे और उसकी सौतेली माँ की दर्द भरी कहानी उसकी ही जुबानी सुनिए। माँ की याद मुझे बहुत ही धुंधली सी याद है। मैं उन दिनों 8 साल का था। एक शाम माँ के पेट में जोर का दर्द उठा था। वे दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। पिताजी पड़ोस में रहने वाले राजू काका के साथ माँ को अस्पताल लेकर गए थे। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर में बहुत से लोग जमा थे। आदमी लोग भले ही पिताजी के पास चुपचाप बैठे थे, लेकिन औरतें दादी के गले लग लग कर खूब रो रही थी। मैं उस भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबको इस तरह रोता देखकर मैं भी रोने लगा। फिर रोते हुए दादी के पास जाकर पूछा, माँ कहाँ है? तो दादी मुझे सीने से लगाकर जोर से रोने लग गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने सवाल का जवाब न पाकर जब मैं पिताजी से पूछने बाहर आंगन में गया तो उन्होंने भी बिना कुछ बोले मुझे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही राजू काका के इशारों पर उनका बेटा राजीव मुझे उठाकर अपने घर लेकर गया। वहीं उसने मुझे नाश्ता करवाया और कई घंटों तक बिठाए रखा। उसके बाद तो कई दिनों तक घर में अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन माँ लौट कर नहीं आई। फिर कई दिनों तक माँ का इंतजार कर कर और उनके बारे में सवाल पूछ कर भी जब मैं कुछ जान नहीं सका तो मैं अक्सर जिद करने और रोने लगा। जब एक दिन दादी ने समझाते हुए बताया कि मेरी माँ कभी वापस नहीं आएंगी, यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बिना बताए मुझे यहाँ छोड़कर माँ कैसे जा सकती हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दादी हर रोज़ एक नई कहानी सुना देती। हर रोज़ उनकी कही नई बात, नई कहानी से मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब लौट कर आने वाली नहीं है। उन दिनों में जब कभी भी रोए हुए कहता कि मुझे भी माँ के पास जाना है तो दादी या पिताजी मुझे प्यार से गले लगाकर कहते, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। तभी तो माँ अकेली चली गई हैं। उन दिनों में बड़ी ही अजीब मनोस्थिति से गुजर रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। बस कभी माँ पर और कभी रोज़ रोज़ नई कहानियाँ सुनाने वाली दादी पर मुझे रह रहकर गुस्सा आता था। मैं दिन भर खींचता, चिड़चिड़ाता, जिद करता, रोता रहता। उधर पिताजी भी बहुत परेशान हुए, उदास रहने लगे थे, क्योंकि वे तो बड़े थे। माँ भी उन्हें साथ लेकर नहीं गई थी। पिताजी से कुछ पूछने कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे घर पर ज़्यादा रहते ही कहाँ थे। सुबह से देर रात तक काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहने लगे थे वो। दिन भर चारपाई में बैठकर माँ पर हुक्म चलाने वाली दादी पर एकाएक घर का सारा काम आ पड़ा था। दादी को वैसे भी जोड़ों के दर्द के कारण उठने बैठने में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में राजू काका की छोटी बहन नमिता दादी की मदद को आ जाया करती थी। धीरे धीरे वह मेरे भी सारे काम करने लगी थी। मुझे स्कूल से लाना, खाना खिलाना, मेरा होमवर्क करवाना वगैरह वगैरह। उन्हीं दिनों उसने बीए की परीक्षा दी थी। वह मुझे से इतनी बड़ी थी, फिर भी मैं उसे नमिता ही पुकारता था, क्योंकि दादी उसे नमिता बुलाती थी। किसी से कोई रिश्ता जोड़ने की मेरी तब उम्र ही नहीं थी। दादी अक्सर मुझे टोकती, पर मैं दादी की उन दिनों सुनता ही कहाँ था। हाँ, नमिता जरूर मेरी बात सुनकर हंस दिया करती थी। धीरे धीरे नमिता ने घर का लगभग सारा काम ही संभाल लिया था, क्योंकि दादी के जोड़ों के दर्द ने उन्हें चारपाई पकड़वा दी थी। मैं तब क्या जानता था कि मेरे ही घर में क्या चल रहा है, नियति मेरे साथ क्या क्या खेल खेल रही है। दशहरे की छुट्टियाँ थीं। मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। छुट्टियों में मैं अक्सर माँ के साथ उनके घर जाया करता था। उस बार मामा स्वयं मुझे लेने आए थे। 4 दिनों बाद पिताजी के साथ जब मैं घर लौटा तो देखा कि नमिता घर में सुंदर गोटे किनारी वाला सूट और ढेर सारे गहने पहने, बालों का जोड़ा बनाए आंगन में दादी के पास बैठी उनके पैरों की मालिश कर रही है। नमिता उन सब चीज़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर पूछा, नमिता क्या तुम्हारी शादी हो गई? तभी दादी ने मुझे प्यार से अपने पास खींचते हुए कहा, नमिता नहीं माँ कहकर। अब यह नमिता नहीं तेरी माँ है। अब यह यहीं रहेगी तेरी देखभाल के लिए। इतना सुनते ही मुझे जैसे बिजली का करंट सा लगा। पिताजी ने रास्ते पर मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को पचा नहीं पा रहा था। आंखों में आंसू लिए घर के अंदर भागा तो वहाँ दीवार पर माँ की तस्वीर की जगह पिताजी और नमिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी थी। अब मेरे पास किसी से कुछ पूछने को बचा ही क्या था। मैं समझ गया कि इन तीनों ने मिलकर मुझे घर से दूर भेज कर यह खेल खेला है। मेरी रुलाई फूट पड़ी, गाल आंसुओं से भीग गए थे। मैं घर से भागा और भागता चला गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आखिर हार कर पेड़ के नीचे बैठ घुटनों में सिर देकर रोने लगा और देर तक बैठा रोता रहा। जल्द ही पिताजी मुझे ढूंढते हुए वहां आ गए थे। वे चेहरे से बहुत दुखी लग रहे थे।
मैं चुपचाप उठकर उनके साथ चल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उनके साथ न जाता तो वह उस उम्र में अकेला कहाँ जाता। मैं घर तो आ गया, लेकिन अब मेरे जीवन में परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रोज़ कुछ बदल रहा था। माँ के बाद पिताजी के साथ सोने वाला मैं अब दादी के साथ सुलाया जाने लगा था। दादी के पास मुझे नींद नहीं आती थी। अगर कभी जिद करके पिताजी के पास सो भी जाता तो भी सुबह उठता दादी के ही कमरे में था। नमिता जिसे मैं माँ कह न सका, उसका दखल अब घर में ज़्यादा ही हो गया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नमिता जितना मेरे पास आने की कोशिश करती उतना ही मैं उससे दूर होता जा रहा था। बचपन का भोला मन पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। सही और गलत का विवेक उस उम्र में था ही नहीं। सो मैं परिवार में सबसे कटा कटा अपने ही गुमसुम सा रहने लगा था। दादी की बात बात पर मुझे नमिता की तरफ धकेलने की कोशिश मुझे दादी से भी दूर करने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मेरी देखभाल तो मात्र बहाना है। नमिता दरअसल हमारे पूरे घर और घर के लोगों पर कब्जा करना चाहती है। मेरी देखभाल तो वह पहले भी करती थी। इसके लिए उसे पिताजी के साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा मन दुनियादारी, रीति रिवाज, रिश्तों के ताने बाने जैसी बातों को समझने को तैयार ही नहीं था। नमिता हमारे घर में सब पर अधिकार जमाने और मुझे पिताजी से छीनने आई है, यह बात मेरे मन में कहीं गहरी बैठ गई थी। उस पर लगा सौतेली होने का ठप्पा मुझे ठीक से कुछ सोचने ही नहीं देता था। स्कूल में दोस्तों से सुनी जा रही सौतेली माँ की कहानियाँ, बातें और ताने मेरे मन में नमिता के सौतेलेपन को कठोर बनाते जा रहे थे। पिताजी से तो मैं उसी दिन दूर हो गया था जिस दिन उन्होंने नमिता को मेरी माँ की जगह दे दी थी, और मुझे अपने इस निर्णय में शामिल करना तो दूर, मुझे इस बारे में बताया तक नहीं था। वैसे बीते इतने वर्षों में मुझे कई बार लगा कि पिताजी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वे अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं या शायद अपनी मजबूरियां मुझे बताना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। पता नहीं यह उनका संकोच है या उनके प्रति मेरा रूखा व्यवहार है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वर्षों बाद पास के शहर में सर्कस आया तो सब दोस्तों ने सर्कस देखने का प्रोग्राम बना लिया। पिताजी काम के सिलसिले में 3 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। दादी को सिधारे हुए 2 वर्ष हो गए थे और नमिता को मैं किसी गिनती में लेता ही नहीं था। सो बिना किसी से कुछ पूछे कुछ कहे मैंने भी दोस्तों के साथ जाने का मन बना लिया। इसी साल कॉलेज में दाखिला होते ही पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे बाइक तोहफे में दी थी। पिताजी इसी तरह के कीमती तोहफों से अपने और मेरे बीच की दूरी को कम करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन दूरियां थी कि बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि नमिता जो बीच में खड़ी थी। पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाया था, और न ही खुलकर कभी कोई प्रतिवाद ही कर पाया था। 2 और दोस्तों के पास अपनी बाइक है, सो हम 6 दोस्त सुबह ही घर से निकले तो कॉलेज के लिए, लेकिन शहर की ओर चल दिए। सर्कस देखा, पूरे दिन शहर में खूब मौज मस्ती की और शाम को लौट रहे थे कि घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारा संतुलन बिगाड़ दिया। दूसरे दोस्तों का तो पता नहीं, मैं सड़क पर उस ट्रक के साथ घसीटते हुए चला गया। नीम बेहोशी की हालत में मैंने स्वयं को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। कब किसने कैसे मुझे अस्पताल पहुंचाया मुझे कुछ पता नहीं। पट्टियों में बंधा दर्द से ढनिढाल था मैं और मुझे खून चढ़ाया जा रहा था। मेरे आसपास कोई था, तभी एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, प्लीज़ डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बेटे को होश में लाइए। यह हमारी इकलौती संतान है, हमारे जीने का एकमात्र सहारा है। एक औरत रुआंसे स्वर में गिड़गिड़ा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपनी बोझिल पलकें उठाकर आवाज़ की दिशा में देखा। वह औरत कोई और नहीं, नमिता थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी बेबस, परेशान, दुखी और आंसू बहाती और डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती नमिता का यह रूप मुझसे देखा नहीं गया। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। बचपन से अब तक का जीवन आंखों के सामने चलचित्र सी भांति घूम गया। शरीर का दर्द कहीं पीछे छूट गया। दिल में एक टीस सी उठी। मुझे अपने जीवन का एकमात्र सहारा, अपनी इकलौती संतान कहने वाली को मैंने तो कभी माँ का दर्जा दिया ही नहीं। मन आत्मग्लानि में भर गया। शायद किसी दोस्त, राहगीर या पुलिस ने घर पर खबर कर दी थी। नमिता रात में अकेली कैसे, किस हाल में खबर पाते यहाँ पहुँची, कुछ पता नहीं। मैं अपने आप को धिक्कारने लगा। आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। ज़्यादा कुछ सोचने की स्थिति में मैं हूँ ही नहीं। एकाएक दिल और शरीर से दर्द की एक लहर सी उठी और मैं माँ कहकर कराह उठा। नर्स नमिता के पास जाकर बोली, लगता है आपके बेटे को होश आ गया, वह आपको पुकार रहा है। नमिता एक आह भरते हुए बोली, मुझे नहीं पुकार रहा, मुझे तो यह नमिता कहता है।
आप तो कह रही थी ये आपका इकलौता बेटा है। नर्स ने हैरान होते हुए पूछा। उत्तर में वह कुछ नहीं बोली। क्या कहती, क्या समझाती हो उस नर्स को? नर्स ने भी कुछ और नहीं पूछा। वर्षों हर रोज़ नए नए मरीजों की देखभाल में लगी रहने वाली नर्स के पास उनके जीवन में झांकने का समय ही कहाँ होता है। नर्स कंधे उचकाते हुए बाहर चले गए। मैंने एक ममतामयी स्पर्श माथे पर महसूस किया, जिसके लिए मैं वर्षों से तरस रहा था, जो मेरे पास था, लेकिन मैं उससे दूर भागता रहा। उस स्पर्श में जादू था जो धीरे धीरे मेरे दर्द को सुलाकर मेरी चेतना जगा रहा था। सुबह जब ठीक से होश आया तो पिताजी मेरे सामने खड़े थे। मुझे जागा देखते ही उनके अंदर मेरे प्रति वर्षों से जो आक्रोश दबा था वह फूट पड़ा। यह वर्षों से चली आ रही इस जिद की, इसकी मनमानी का ही नतीजा है। किसी को कुछ समझता ही नहीं। अरे माँ सौतेली है, लेकिन बाप तो तेरा अपना है। लेकिन नहीं, गुस्से में और भी न जाने क्या क्या बोलते जा रहे थे। नमिता जी पिताजी को चुप कराती हुई बोली, देख नहीं रहे बेटा कितनी तकलीफ में है? ऐसे में गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? बच्चा है, मन हुआ तो दोस्तों के साथ चला गया। सारी गलती तो उस ट्रक वाले की है। और तुम आज भी इसकी वकालत कर रही हो, जबकि यह तुम्हें किसी गिनती में लेता ही नहीं। बेटा बेटा कहते तुम्हारा मुंह सूखता है। यह एक है जिसने तुम्हें कभी पिताजी अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाए थे कि मैंने माँ कहते हुए नमिता का हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ और पिताजी की आंखों में भी नमी आ गई। मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे आंसू सब कुछ कह गए थे। पिताजी फौरन बाहर चले गए। शायद अपनी आंखों में आए खुशी के आंसू को किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। गीता ने मेरे आंसू पोंछते हुए मेरा माथा चूम लिया। धन्यवाद आप सबका इस कहानी को सुनने के लिए।